Hello, class. How are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is doing well, and most importantly, जिस एग्जाम के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एक बेसिक जानकारी लेंगे और आई होप जो भी इसके साथ जो है ना जुड़ी हुई चीजें हैं, क्या तो एक बेसिक कि भाई इस एग्जाम का प्रोसेस क्या है, राइट? देन नेक्स्ट वुड बी कि से फॉर एग्जांपल व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव टू फोकस ऑन। ठीक है, तो दोनों चीज को हम लोग आज देख लेंगे कि एक पहला डिस्कशन इस चीज पे होगा कि व्हाट इज द एग्जाम लाइक, इस एग्जाम के बेसिक जो है इंफॉर्मेशन कि भाई आपको कब से कब तक इसका डेट है, किस तरह का इसमें प्रोसेस होगा, किस पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, एक जनरल जानकारी। देन द सेकेंड पार्ट वुड बी कि भाई आपका जो इसमें दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज टीजीटी वाला पोर्शन, उसमें जो सिलेबस होगा उसका एक प्रॉपर एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हम लोग कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, आपको पॉलिटी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सब कुछ है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट लेट्स लुक एट द डिवीजन ऑफ द सिलेबस, है कि नहीं? या फिर पहले एग्जाम को देख ले, पहले एग्जाम को ही देखते हैं। बेसिक जानकारी है ना, जो इसके साथ आप दूसरी जगहों पे अलग अलग चीजों सुनेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक जगह। अभी हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि ये एग्जाम क्या है और इसके बारे में जो है ना हम लोग एक जानकारी लेंगे, राइट? पहली चीज है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट रहता है इस एग्जाम का, वो होता है ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, दैट इज ऑनलाइन OST। ओके, यही इसमें एक आपको स्कोर कार्ड जनरेट करता है और इसी के थ्रू आप जाके इंटरव्यू और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप डेमो के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, आई होप एवरीवन नोस AWES का मतलब बेसिक जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम एक जानकारी के लिए बस बता दें कि AWES इज आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये आर्मी की एक एक तरीके से NGO टाइप की संस्था है। उनके अंदर में उनके बच्चे चूंकि जो है इनके जो है ना अलग अलग जगहों पे इनकी पोस्टिंग रहती है। आज आप 2 साल के लिए से फॉर एग्जांपल लखनऊ में हैं, उसके बाद 2 साल के लिए आप कहाँ पे, हो सकता है आगरा चले जाएं, हो सकता है आपके बाद जालंधर चले जाएं, आपकी पोस्टिंग हो जाए। तो अलग अलग जगहों की पोस्टिंग में अब आपका जो है आपके बच्चे जो अगर हैं उस मान लीजिए आप आर्मी में काम कर रहे हैं और उसके बच्चे जो है अगर उनको ये नहीं मिल पाता है कि एक सिमिलर लेवल ऑफ आपको अगर सिमिलर लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो उनकी जो है पढ़ाई में दिक्कत आएगी। पढ़ाई में दिक्कत आने से एक जो है ना एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि इसके थ्रू क्या होगा, आर्मी स्कूल्स, कौन से स्कूल्स, तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं उनके लिए इसमें जो है आपको टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। इसमें एक बेसिक जानकारी बस ये है कि पहली चीज ये CBSE बोर्ड के अंदर रहता है। ठीक है, तो CBSE बोर्ड के अंदर आपको इसमें जो है पढ़ाई होगी। आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होगी। इसके जो प्रोसेसेस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अब यहाँ पे ना कोई वो एक सेंट्रल अथॉरिटी टाइप का तो कुछ है नहीं, तो आप एडवर्टीजमेंट्स पे ध्यान देते हैं। एडवर्टीजमेंट्स पे आप कैसे ध्यान देते हैं कि कहीं पे आया या फिर उन्होंने नोटिस अपना डाला अपने वेबसाइट पे और वहां से आप उस चीज को फिर अप्लाई करके उनके पास आप जाते हैं कि भाई देखिए हमारे पास इतना इतना स्कोर है, हम जो भी आपका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, हमारे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, वहां पे आपको अगर ले लेते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद एक डेमो क्लास होता है,
डेमो क्लास आपने क्लियर कर लिया, फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां पे आपको एक जॉब मिल जाती है। उसमें 2-3 तरह के जॉब्स हैं। एक है रेगुलर। रेगुलर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इट इज अबाउट व्हाट, रेगुलर एग्जाम, रेगुलर जो पोस्ट निकले, से फॉर एग्जांपल इन अ सेंस, क्योंकि रेगुलर टर्म इज अ वेरी डिफरेंट देन मोस्ट अदर एग्जाम्स में। तो रेगुलर इसमें आपका मतलब ये आ जाएगा कि यू विल बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल्स, आपको ट्रांसफर किया जा सकता है एक तरीके से परमानेंट। तो इसको आप एक तरीके से इन कोलोकियल सेंस में आप कहिए कि ये परमानेंट टाइप का जॉब होगा। दूसरा है फिक्स्ड। फिक्स टर्म में क्या कि यू वुड बी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। अब वो कितना होगा वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है ना। बट ये दोनों के बीच का एक जो डिफरेंशिएशन है वो यही है, ठीक है। इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है कि दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस होगा ना, वो होगा ट्रांसफरेबिलिटी। कि अगर आप रेगुलर उसके लिए, पोस्ट के लिए अगर आप वो है एलिजिबल होकर के आपने उसमें जॉब लिया है, तो देयर विल बी ट्रांसफरेबिलिटी। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, एक यहां पे वर्ड इन्होंने यूज किया है, पोटेंशियल टीचर्स। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर पोटेंशियल टीचर्स। दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST, इसको क्लियर करने से आपको नौकरी मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं, ठीक है। ये बहुत क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, डेमो क्लास देना है, उसके बाद आपका जो है वो आपको ऑफर करते हैं, तब आपको मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यहां पे इन्होंने वर्ड किया है, यूज किया है पोटेंशियल। और दूसरा कि आपको एप्लीकेशंस जो है एडवर्टीजमेंट्स एंड न्यूज़पेपर्स, यहां देखिए न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। एक बेसिक जानकारी हो गया, एक इन्होंने इन चीजों पे ध्यान दिया है। अच्छा, अब इसके लिए कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट देखते हैं। लेट्स सी, यहां पे इन्होंने दिया है 23 नवंबर, 24 नवंबर एंड 25 नवंबर को इन्होंने रिजर्व दे रखा है, राइट। बाई चांस अगर कुछ दिक्कत आ गई किसी तरीके से, उसमें आपको इश्यूज आ गए, आप पहुंचने मतलब जो है वहां पे एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू इन दीज 2 डेट्स, तो आपको जो है वहां पे 25 नवंबर का इन्होंने एक रिजर्व दे रखा है। अच्छा, इसमें कंडक्टेड सेंट्रली एक बार में होगा एंड ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जो आपको फैक्टर्स आते हैं ना, जैसे MCQ क्वेश्चंस होगा, ऑनलाइन जो है MCQ क्वेश्चंस को आपको जो एक देना आना, वो एक डिफरेंट, थोड़ा उसमें आपको एक आई होप अब तो सब लोगों ने जो है ऑनलाइन एग्जाम्स देते रहते होंगे, बट अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको बस इतना ध्यान रखना है कि इट इज अ बिट डिफरेंट देन आपको जो है ना कि न्यूज़पेपर जो है आप क्वेश्चन पेपर पे और उसका जो है ना OMR शीट पे जो आप भरते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये रहा है कि इट इज मच मोर स्पीडियर, है ना, आपको उसमें स्पीड ज्यादा अच्छी मिल जाती है, एंड इन दैट सेंस इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे। इनफैक्ट there are markers where you can even mark कि okay this is I am not 100% sure about, ये आपको पेपर में नहीं मिल पाता है, right? So there are these markers that will allow you to go back to a particular question, exact question number। आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि this particular क्वेश्चन में अरे ये इसके 51 था या 55 था, नहीं, you will exactly know कि अच्छा यहाँ पे ये वाला जो है ना क्वेश्चन हम अभी छोड़ के आए और आई हैव अ बिट ऑफ अ डाउट इन इट, राइट। सो एक बेसिक जानकारी के लिए क्या है कि आपको ऑनलाइन है एंड ये ऑफ कोर्स एजेंसी जो है वो AWS खुद ही डिसाइड करे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्कोर कार्ड है, इट विल बी वैलिड फॉर लाइफ। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया,
उसके बाद दैट स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर लाइफ। ठीक है, ये एक कन्वीनियंस के सेंस में भी अच्छा है क्योंकि इट्स अ कॉस्टली एग्जाम, है ना, पैसा ज्यादा लगता है। सब लोगों के मॉनेटरी मीन्स उस तरह के नहीं होते हैं कि भाई आप कोई भी एग्जाम के में जो है ना कितना भी पैसा खर्च करते रहिए। तो इट्स अ जो है इस सेंस में इन्होंने ये किया हुआ है कि आप पैसा तो दे रहे हैं बट एक बार दे करके योर ओएसटी इज वैलिड फॉर लाइफ। ओके, बट यहीं पे एक जो है इस एग्जाम का एक जिसको कहिएगा क्रिटिसिज्म भी है, ये जो है मैंडेटरी नहीं है एट द लेवल ऑफ वो, है ना, एग्जाम, कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो आपको बहुत सारे इसमें जो है ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि आप क्लियर करने के बाद फिर जो है ना यही ओएसटी उनको मतलब उनको नौकरी मिल गई है, फिर वो क्लियर कर रहे हैं ओएसटी। ठीक है, बट आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। देखिए पूरे के पूरे अभी हम लोग लिस्ट जब देखेंगे ना तो पूरे के पूरे जो है सेक्शन में देयर आर लाइक मेनी नंबर्स ऑफ स्कूल्स, और हर स्कूल में कितने सारे टीचर्स होते हैं। आपको तो एक सीट चाहिए भाई, आपको उस पर ध्यान देना है। हाँ, डिफिकल्ट प्रोसेस है, द स्टैंडर्ड्स आर प्रिटी हाई एंड इट्स अ मच मोर ओपेक प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारी चीजें 100% ट्रांसपेरेंट इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलती हैं। ये हम जो है अपनी तरफ से ऑनेस्ट रह करके आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। बट जो आपको ध्यान देना है वो क्या है कि भाई इट इज बेसिकली क्या, आपको एक सीट चाहिए। तो आपको ज्यादा जो है ना ऑनलाइन इस सब पे नहीं ध्यान देना है कि अच्छा ये कह रहा है ये कह रहा है, नहीं। आपको अपनी पढ़ाई ठीक से करनी है। ये एग्जाम का जो अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे, आपको ये तो हर जगह काम आता है, राइट, इन एवरी डिफरेंट जो है ना टीचिंग एग्जाम जो भी आप टीजीटी के लिए देंगे, ऑल दिस प्लेसेस आपको ये सेम सिलेबस आपको वहां पे काम आएगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे ये सिलेबस काम नहीं आएगा। और आपकी पढ़ी हुई चीज अगर आपको एक अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाती है, स्पेसिफिकली आर्मी पब्लिक स्कूल्स आर वेरी गुड क्वालिटी स्कूल्स। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल नॉर्मल स्कूल से थोड़ा बेहतर होता है। उसमें जो जिस तरह का आपको एक्सपोजर मिलेगा, जिस तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट दिस एग्जाम, स्पेशली अगर आपका उसका बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना एक सीट पे ध्यान दीजिए, ज्यादा जो है आसपास के नॉइज पे आपको फोकस नहीं करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, किस किस तरीके का इसमें जो है स्टेप्स है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद ये सब जो है ना रेगुलर कैंडिडेट को अगर जो है ना 2 साल के अंदर, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो क्लियर करके जा रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ, फ्रेश कैंडिडेट्स जो है उनका ओएसटी के बाद क्या होगा, ये आप ये स्कोर कार्ड्स को इंप्रूव आप कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट बार एग्जाम दे करके आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कि अगर किसी का स्कोर कार्ड टीजीटी के लिए मतलब जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो आप उसको बेहतर करके ज्यादा अच्छे नंबर ला करके आप उसको पीजीटी तक में भी, या फिर आपने मान लीजिए अभी तक आपका ग्रेजुएशन हुआ है, मास्टर्स आप करने वाले थे, तब तत्काल के लिए आपने टीजीटी क्लियर किया, उसके बाद आपने टीजीटी लेवल के लिए क्लियर किया, और उसके बाद आपने मास्टर्स भी कर लिया, तो फिर आप पीजीटी के लिए जा सकते। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है, कोई इसमें इतना जो है ना सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि आपका इसमें ध्यान ये रखना है कि बिकॉज ये आर्मी और उसके इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए होता है, तो इन्होंने स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे रखे हुए हैं, और वो आप क्वालिफाई करेंगे तो इस एग्जाम के लिए भी और ऐसे भी एक जनरल सेंस में भी एक बहुत बड़ा जो है ना आपको एक मोरल बूस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे भाई हमने जो है ना AWS क्लियर किया हुआ है। जो और दूसरे एग्जाम्स होंगे जैसे KVS और होता है, आपको जो है केंद्रीय विद्यालय होते हैं, सीटेट वगैरह का एग्जाम्स होता है, उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस बहुत मदद करता है। सिलेबस तो रिलेटिवली सिमिलर ही रहेगा, इनफैक्ट बहुत कम डिफरेंसेस आते हैं, राइट। ओके, इसमें इसके बाद क्या है, आपको इंटरव्यू का प्रोसेस है, वहीं पे आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है वहां पे वैकेंसीज होते हैं, उस हिसाब से आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज
इसमें दो तरह के बोर्ड्स होते हैं। ओके, दो तरह के बोर्ड होंगे। जैसे एक होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड एंड दूसरा होता है लोकल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें रेगुलर पोस्ट के लिए आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड देखता है, और फिक्स टर्म है ना, कि मतलब एक तरीके से जो है ना कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड 2 साल 3 साल ऐसे वाले के लिए आपको लोकल सिलेक्शन बोर्ड इस पे काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा जो है लैंग्वेज के टीचर है ना, से फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो उसके केस में आपको एक एस्से राइटिंग का आपको टेस्ट रहता है, रिटन टेस्ट ऑफ 15 मार्क्स, राइट। और उसके बाद एक दूसरा जगह पे क्या है, और ये ना ज्यादातर जगहों पे अब धीरे धीरे होता जा रहा है कि ये लेते ही हैं क्या, कि कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट। और वो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें आपसे क्या पूछेंगे, क्या जैसे एक जनरल सेंस में कि आपको क्या करेंगे, दे देंगे कि ये 10 बच्चे हैं, इनका ये आपको जो है ना मार्क्स ऐसा आया है, आप इसको पुटअप करके दिखाइए कि एक्सेल पे से फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इट्स अ जनरल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है कि आप बेसिक चीजें कंप्यूटर पे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज टीचर्स के लिए एक ऐसे राइटिंग है, ठीक है, 15 मार्क का, और दूसरा जो है सिलेक्शन कमिटी चाहे तो लेके चलना है कि वो आपको हो सकता है कि देना पड़े। व्हाट इज इट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक बेसिक टेस्ट होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कि जो भी ये ग्रुप ऑफ स्कूल्स होंगे ना, वो क्लस्टर्स में अपना वो करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल एक होगा आगरा क्लस्टर, एक होगा लखनऊ क्लस्टर, तो अलग अलग स्कूल्स का मतलब जो है ना एक ग्रुप ऑफ, जो है मान लीजिए उसी एरिया में 3-4 आर्मी स्कूल्स हैं, तो उनका एक साथ जो है एक क्लस्टर में बन करके आपको एग्जाम होगा। और जो भी रेगुलर कैटेगरी के बच्चे जो आप टीचर्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो यू कैन बी अपॉइंटेड इन एनी वन ऑफ द स्कूल्स इन दैट क्लस्टर। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कौन कौन से स्कूल्स हैं, बट एक जनरल सेंस में आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं होगा, स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेगुलर कैटेगरी के अगर आप टीचर्स हैं, बेसिकली परमानेंट टीचर्स के लिए, है ना। हाँ, एक चीज जरूर है कि देर इज अ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कि आपको जो है रेगुलर में पे स्केल थोड़ा सा बेहतर होता है। इनफैक्ट अगर माना जाए तो इसमें काफी हाई तक जा सकता है, इवन 80,000 तक भी जाता है। बट जनरली उसमें और भी कंसिडरेशन से लोग देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस है ना, और उस स्कूल को किस तरह के टीचर की जरूरत है, किस सब्जेक्ट की टीचर की जरूरत है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। बट जनरली स्पीकिंग रेगुलर कैटेगरी में द पेमेंट इज मच बेटर देन अदर कैटेगरीज, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक जो है ना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ओके, लेट्स सी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बेसिक बेसिक दो ही तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप पीजीटी के लिए है ना कर रहे हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, राइट। हमारा कोर्स है टीजीटी को लेकर के, टीजीटी में आपको ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव होना चाहिए, आपको बीएड होना चाहिए। तो हमारे कोर्स में आपको क्या है कि टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, राइट। और आपके जो सब्जेक्ट होंगे ग्रेजुएशन में, उसमें आपको 50% से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसमें जो है ना ज्यादा आपको मतलब ऐसा कुछ उसमें सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू एज। अच्छा, अब एज के केस में बहुत सिंपल चीज है कि इसमें आपको बहुत बेनिफिट है। किस सेंस में कि इसमें काफी आगे एज तक भी जो है ना आपको कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बिलो 40 हैं एंड फ्रेश कैंडिडेट लिटरली विथ नो टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो भी आपको बिलो 40 तक कंसिडर किया जा रहा है। एंड इफ यू हैव इवन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल भी आपके पास
टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, दिस पर्टिकुलर एग्जाम टिल 57 ईयर्स। तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स के केस में ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप 5 साल भी कहीं पे पढ़ाए हैं तो आप 57 ईयर्स तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एज, एंड दिस इज लाइक दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर स्पेसिफिकली फॉर सम पीपल जो लेट अगर पढ़ाई शुरू कर पाए हैं या फिर किसी भी कारण से, लाइक वो तो बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है बिलो 40 अगर है तो आप फ्रेश कैंडिडेट्स विथ नो टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ भी आप काम कर सकते हैं, इसमें एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप 57 तक के एज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अच्छा, अब ये जो डेट है ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, 23 एंड 24 नवंबर, राइट। मेथड जो है वो ऑनलाइन है एंड एमसीक्यू फॉर्मेट है। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्या चीज इसमें ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल सी बात है, इसमें 200 क्वेश्चन है या 200 नंबर के 200 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एग्जाम में 3 आवर्स 200 क्वेश्चंस एंड सबके एक एक, और 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स जो है वो क्या है आपको नेगेटिव। सिंपल, एग्जाम 3 घंटे का, 200 क्वेश्चन और 0.25 नंबर नेगेटिव। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए, अच्छा ये तो एग्जाम सेंटर तो हम लोग आ जाएंगे इसके बाद। यहाँ पे देखिए कि देयर विल बी फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, राइट, और उस 200 क्वेश्चन में 1 मार्क ईच के हर एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 100 1 पॉइंट मतलब 1/4 बेसिकली, तो 0.25, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल स्कोर कार्ड। तो जैसे ही आप जो है ना रॉ स्कोर, जैसे ही आप सारा कुछ खत्म करिएगा, रॉ स्कोर तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। हाँ, एक प्रॉपर जिसको कहिएगा स्कोर कार्ड बन करके, वो आपको 21 दिन में कहाँ पे मिलेगा, aweindia.com पे आपको वो 21 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका एक बेसिक आपको जानकारी हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे पेडागोजी, करंट अफेयर्स, राइट, और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डेट्स हैं वो है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर। एग्जाम कब है, 23 और 24 नवंबर। रजिस्ट्रेशन है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो रजिस्ट्रेशन इज 10 सितंबर टू 25 अक्टूबर। एडमिट कार्ड आएगा आपको 12 नवंबर। एग्जामिनेशंस 23 एंड 24 नवंबर को है। रिजर्व डे इज 25 नवंबर एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इज 10th ऑफ दिसंबर, राइट। दिस कंप्लीट्स योर बेसिक आइडिया अबाउट भाई ये इसका एग्जाम के बारे में क्या क्या आपको चीज जानकारी होनी चाहिए। आई होप एक क्लियर जानकारी है। कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम अभी आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। अगर डाउट नहीं है तो हम मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट चीज पे, जो कि है कि भाई इसमें ना आपको मॉक क्वेश्चंस जो है ये बोल रहे हैं कि हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्या कि 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट एज पर ब्लूप्रिंट फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। अगेन ये कौन सी वेबसाइट पे है, तो ये जो है AWES वाली जो इन्होंने अभी वेबसाइट अपने पीछे दिया हुआ था ना, उस पे क्या हम वेबसाइट आपके लिए लिखते हैं अलग से, इफ यू वांट aweindia.com हम लिख देते हैं तो यहाँ पे, सो aweindia.com www.awsindia.com बेसिकली यहाँ पे
आपको मॉक कार्ड भी देंगे और एडमिट कार्ड भी आपको यही ऑनलाइन जो है मिल जाएगा, राइट। इससे ज्यादा इसमें ज्यादा ये सब जो है जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें आप देख लीजिए लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स, इसको आप अपने एरिया के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये जो देख रहे थे क्लस्टर्स, तो अगर आप दिस पर्टिकुलर क्लस्टर में है तो आपने एपीएस पुणे, एपीएस किरकी, एपीएस दिघी, एपीएस देहू रोड एंड एपीएस खड़कवासला, जहां पे एनडीए है, तो इस तरीके से ये एक क्लस्टर हुआ। तो इफ यू आर एज अ रेगुलर टीचर इन एनी ऑफ दीज स्कूल्स, तो आपको इन 5 स्कूल्स के बीच में ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड अदर इसमें जो है ऑफ कोर्स उसके और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट एक बेसिकली ये आपको इनका कहने का मतलब है। तो ये दीज आर द डिफरेंट क्लस्टर्स, आप इसमें चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं, चाहे वो हो सकता है आप अपने होम स्टेट के आसपास काम करने का मन हो, वो किसी दूसरी जगह पे जाके काम करने, उस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। एक ही इसमें इशू है कि एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये एग्जाम और उसके वैकेंसीज सब कुछ एडवर्टीजमेंट के थ्रू आते हैं लोकल न्यूज़पेपर्स में और उसके वेबसाइट पे। तो ये आपको रेगुलरली थोड़ा चेकअप करते रहना पड़ता है और उसके थ्रू ही आपको ये मतलब जो है ना आप भर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसके केस में आपको ये एक पार्ट है। ये सब हो गया क्लस्टर्स की बातचीत। उसके बाद अब देखिए कौन कौन से जो है, ये तो जैसे पीजीटी लेवल का है, तो हम लोग आते हैं अपना जो है ना कि टीजीटी लेवल पे कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे पीजीटी का इनका वो है। हाँ, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, थोड़ा सा हम इसको क्लोजर ला दें आपके लिए, राइट। पहला चीज कि क्या क्या आपके लिए एसेंशियल है, राइट। तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है ना, ये तो आपको है ही। पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स जो है इसमें बीएड और एमएड में नॉर्मल, और बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो बेसिकली बीए मतलब ग्रेजुएशन में 50, ठीक है, ऊपर में पीजी में 55 और है ये सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही उसमें होना चाहिए, या फिर ये जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है 4 इयर्स वाला, उसमें आपको अगेन 50, ये सारे और में, ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें से कोई भी हो तो चलेगा। अब जैसे हमारा जो कोर्स है वो है टीजीटी एसएसटी, तो टीजीटी एसएसटी के लिए आपको क्या चाहिए कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से जो है 2 होना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। एंड उसमें आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना अनिवार्य, राइट। आपके कोर्स के लिए जो आप जिसके लिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, उसमें एनी 2 जो है इसमें से होना जरूरी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और उसमें से भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज, ये सब तो अब आपका टीजीटी को लेकर के है, फिर ये पीआरटी वो सबको है। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं ब्लूप्रिंट एक आपका अपना टीजीटी एग्जाम का। देयर विल बी अ सेक्शन ए दैट इज बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, राइट। इसका जो वेटेज है ये 5%, दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या आ सकता है, तो नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड देन ग्लोबल लेवल के, ये 3 तरह के इसमें आपको करंट अफेयर्स पूछेंगे। वेरी सिंपल रहता है। अब क्वेश्चन जो है ना, अगर आपने देखा होगा तो आपको दिख जाएगा कि अरे बहुत सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। बहुत, अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर रहते हैं, एक न्यूज़पेपर का एक कभी मूवी देखा होगा तो क्लियर हो जाएगा, मतलब ये पार्ट तो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। दूसरा जो है सेक्शन बी, दैट इज पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, राइट, 10% का 20 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आएगा, पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, जिस चीज के लिए आपको पढ़ाने का है, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड देन फाइनली आरटीई, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005। ये आपका दोनों जो है
सेक्शन ए और बी का एक बेसिक जानकारी। नाउ आपके लिए जो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, जिसमें 85% ऑफ द क्वेश्चंस और 170 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें शुरू में इनको इन्होंने नाम दिया है बेसिक सब्जेक्ट, 6 से लेकर के 10 तक का आपको बेसिक नॉलेज, फिर मॉडरेट, अगेन 6 से लेकर 10 का एनसीईआरटी का मॉडरेट नॉलेज, हायर। यहां पे हायर के केस में आपको देखने के लिए मिलता है 11 ये 9 और 10 का आपको एनसीईआरटी का, और 11 और 12 का जो है डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन दोनों आपको आएगा। और प्रोफिशिएंट लेवल थोड़ा और ऊपर, इसमें आपको 9 और 10 का जो है विथ ग्रेजुएशन लेवल का आपको डिफिकल्टी, ठीक है। पूछा जा रहा है 10 तक का ही, बट उसी के इसमें एक बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर हायर में क्या है कि आपको उसी टॉपिक का, जैसे आपने देखा होगा ना कि सेम टॉपिक, से फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, जो हम क्लास 10 से पहले जिस तरीके से ड्रेनेज पढ़े थे और 11 12 में जो ड्रेनेज जिस तरीके से पढ़े थे, कितना बड़ा डिफरेंस था। तो ये हो जाता है हायर में, और वही ड्रेनेज सिस्टम जो हम जाकर के ग्रेजुएशन में पढ़े थे कितना अलग हो जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग कैप्चर्ड हियर, ठीक है। अगेन इसमें बेसिक है 35%, दैट इज 70 क्वेश्चंस। देख रहे हैं कितना चाहिए होता है इसमें, 50% से ज्यादा आपको लाना होता है ना। देखिए कितना आराम से जो है आपको ये यहीं पे आपको ये बेसिक वाले में ही अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया तो एक बहुत बड़ा सेक्शन आपने पार कर लिया। उसके बाद दूसरा है 40 क्वेश्चंस, 110 क्वेश्चन तो यही हो गए बेसिक और मॉडरेट में। हायर वाले में 40 एंड देन प्रोफिशिएंट, जो इनका जो सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल है वहां पे अगेन 20 क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद फिर जो है ये सब और भी दूसरे एग्जाम्स का है। हाँ, कहां पे हो रहा है ये इसके सेंटर्स हैं, आपके यहां से जो सामने पड़ेगा आप उसको भरिएगा। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स लास्ट मोमेंट में चेंज हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस पे चले। एग्जाम के बारे में तो खूब जानकारी कर लिए, अभी हम लोग जब सिलेबस देखेंगे ना तो यू विल सी कि इट इज प्रिटी मच जो आपने अभी तक पढ़ाई की है उसी का एक कंसोलिडेटेड वर्जन। जैसे अभी हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं एंड यू विल सी कि भाई अरे ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। जैसे ये आपको टर्म याद है, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, राइट। इवेंट्स एंड प्रोसेसेस में अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोगों ने सबने अच्छे से कवर किया था, है ना। स्कूल्स में एटलीस्ट कवर नहीं भी किया, मान लीजिए नहीं भी पढ़ा, है ना, हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हम लोगों ने जो है सब लोग उतना ही अच्छे से उसको ध्यान दे रहे होंगे, बट जैसे अभी हम लोग क्लास में देखेंगे एंड ये चीज जो मैम आपको पढ़ाएंगी, निकी मैम, शी विल टेल यू सो वेल कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। इनफैक्ट यू वुड बी लाइक, उन्होंने इतने और बच्चों का जो है ना ये चीज इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि आपको एक बार उनके क्लास में करते हुए उसके बाद हमेशा के लिए किसी भी एग्जाम के लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि ट्रीट इट एज एन एग्जाम। एक तो पहली बात कि आपको एक सीट चाहिए, बाहर का नॉइज जो भी है वो दूसरी जगह है, तो आपको अपने एक सीट पे ध्यान देना है जहां पे भी आपका एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में यू आर एबल टू सिक्योर अ सीट, आपको लाइफ टाइम के लिए जो है ना फिर आप अच्छा एक काम मिल जाए, राइट। जो टॉपिक होगा ये सारे जो है दूसरे एग्जाम्स में भी काम आते हैं। तो जो मैम आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर करेंगी वो इतने अच्छे से आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आपको ये काम, ये वाला एग्जाम के लिए तो बेस्ट है ही, क्योंकि उसमें जो देखा ना आपने कि बेसिक, मॉडरेट, हायर और हाईएस्ट, ये जो है ना प्रोफिशिएंट, ये सारा लेवल आपके एक ही क्लास में कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, जस्ट बिफोर द रिवॉल्यूशन, राइट। फिर रिवॉल्यूशन होने का जो एक आउटब्रेक होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स जो वहां पे काम करते हैं ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्जी, और उसमें जो है जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनका क्या रोल था, जो पीपल थे वो किस तरीके से अपने को कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की, इट वाज अ वेरी, दैट इज दैट रिवॉल्यूशनरी पार्ट इज दिस, राइट, कि एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की एंड अ रिपब्लिक
रिपब्लिक का मतलब याद है? आई होप, जैसे ये तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कवर करेंगे, बट आई होप यू नो व्हाट अ रिपब्लिक मीन्स फॉर एनी कंट्री। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ बाय बर्थ, है ना, आप वो चूज करके हैं वहां पे। सो द पीपल ऑफ द कंट्री और द जो है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव अ से इन हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री, राइट? सो इट इज क्या, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, है ना। अब आपको यही सब चीजों पे, और ये इलेक्टेड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन दोनों हो सकता है, वो तो हम लोग देख लेंगे, बट ये जो चीजें हैं ना, यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे, और ये आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इसमें। फिर वुमेन का रोल, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे सेक्शंस होंगे जहां पे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, एंड फाइनली एवरीडे लाइफ का एक जो है जानकारी हम लोग देखेंगे कि भाई रिवोल्यूशन तो हो रहा था, बट और भी क्या हो रहा है उसके आसपास, राइट? ओके, देन नेक्स्ट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन। सोशलिज्म, आई होप यू नो, और एटलीस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। नो तो चलिए आप कर लीजिएगा इस कोर्स में, जैसे ही आप जो है ना क्लास होगा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बट सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, सो रशियन रिवोल्यूशन was a watershed movement in our वर्ल्ड हिस्ट्री, स्पेसिफिकली मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में तो एक बहुत बड़ा ये watershed मूवमेंट है। वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड वाई अभी भी हम इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज उससे पहले जो आया था और उसके बाद जो हुआ है, एंड उससे जो आइडियाज निकले वो बहुत सारी सोसाइटीज, इनफैक्ट many like majority of the world's countries have been affected in some way positively and negatively by these ideas, right? तो रशियन रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म, इसमें आप जो है ना स्पेसिफिकली जो है अलग जो दो फेजेस में हुए थे, पहले फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट वाज कि अक्टूबर रिवोल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसका देखेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, एंड उसके बाद जो यूएसएसआर बनता है ना रिवोल्यूशन के बाद, वो उसका रोल, उसको किस तरीके से एक जो है कंसेप्शन होता है, उसके कारण जो कोल्ड वॉर जब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें जो कि पूरा का पूरा जो उनका एक जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट होता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। रशियन रिवोल्यूशन के आइडियाज ही ये लोग जो है ना कोल्ड वॉर में लेकर के जाते हैं, और फिर यूएस और यूएसएसआर के बीच में कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट का एक पूरा एटलीस्ट जो है कहिएगा आइडियोलॉजिकल वॉर तो इसी बेसिस पे था ना, कि कैपिटलिज्म एज अ जो है सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इज अ बेटर सिस्टम, इज अ मच मोर प्रॉस्पेरस सिस्टम, और सोशलिज्म कहता था कि नो, इट शुड बी मच मोर इक्विटेबल, कि प्रॉस्पेरिटी तो लाइए बट इक्विटेबल होना चाहिए, कि ज्यादातर लोगों जो है उसको उसका बेनिफिट हो पाए, राइट? ये सारी चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से फोकस करता है, वो है नाजिज्म का। नाजिज्म कब होता है, आइडिया है कब हिटलर का राइज होता है? तो इट इज इन 1920s एंड स्पेसिफिकली 1930s ऑफ यूरोप, राइट? तो इसी के बाद जो है फिर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई पहली बात तो बर्थ, राइट, कि क्या ऐसा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद कि आपको वेइमार रिपब्लिक बनता है, और वेइमार रिपब्लिक के क्या क्या ऐसे डिफिशियंसीज थे जिसके कारण हिटलर इतनी जल्दी राइज करने में कामयाब हो पाता है, ठीक है। फिर नाजिज्म का एक वर्ल्ड व्यू क्या था, किस तरीके से वो दुनिया को देखते, ठीक है, और अलग अलग जो ग्रुप्स थे, स्पेसिफिकली जो नाजी यूथ था, वो किस तरीके से उनको जो है ना मोबिलाइज और चैनलाइज किया जाता है फॉर दीज पर्पसेस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी पीपल, क्या उनका क्या रोल था, कैसे वो लोग जो है उस चीज से क्या इन्वॉल्वमेंट था उनका, एंड कैसे उस चीज के साथ बियर किए, स्पेसिफिकली जो है ना इसमें जो है ज्यूज के साथ जो होता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड नॉट जस्ट एज टीचर्स बट
even as citizens, as thinking people, we have to remember these kind of things. क्यों? क्योंकि इससे आप जो नेक्स्ट जनरेशन को जिनको आप पढ़ाइएगा वहां पे भी ना इसका जो है आप एक रेमिनेंट्स आप हर चीज में आप ला सकते हैं। एक स्टडी का इसका एक फायदा जो है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी बेहतर होगी, जितनी नुआंस्ड होगी इन चीजों को लेकर के, कि उस उतना ज्यादा आप उसको आगे तक ले जा पाइएगा, राइट। तो इसीलिए देखिए जो भी एनसीईआरटी जिन चीजों पे फोकस कर रहा है ना, जनरली स्पीकिंग these are pretty serious subjects specifically, ये सब जो है, and if you are able to remember, if you are able to like pass on important lessons from these, it's a very big thing। ये तो छोड़ दीजिए कि एग्जाम में कितना काम आएगा, जो कि वो तो दिख ही रहा है कि important, but just for your own benefit ना, और for the students benefit, these are very important topics, right। तो ये बेसिक जो हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट था। अब ये एक बार और आएगा तो हम लोग अभी उस पर भी जाएंगे, बट जिस तरह से सिलेबस प्रेजेंटेड है हम लोग उसी को कवर करते हैं। उसके बाद क्या है, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स, है ना, एंड सोसाइटीज। उसमें पहला चीज हम लोग देखें कि फॉरेस्ट सोसाइटीज एंड कॉलोनियलिज्म। तो फॉरेस्ट सोसाइटीज का जो एक कॉलोनियल एम्पायर के साथ, कॉलोनियलिज्म के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें स्पेसिफिकली डिफॉरेस्टेशन, राइट। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल फॉरेस्ट्री, राइट। कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे, जैसे रबर, ठीक है, तो रबर का हुआ, और जो मतलब इस तरह के जो ऐसे जो ट्रीज लगाए जाते हैं जिसमें आप कमर्शियल फायदा देखते हैं, एंड उसका पूरा का पूरा पर्पस ये होता है उस फॉरेस्ट्री, उस तरह की फॉरेस्ट्री करने का कि आपको उससे मॉनेटरी फायदा, तो वो इसमें आएगा, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, देन रिबेलियंस इन द फॉरेस्ट, एंड ऑफ कोर्स लास्टली फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा का ना एक इम्पॉर्टेंट वहां पे, जैसे अगर आप वो वाला जो है चैप्टर अगर आप देखते हैं तो उसका एक कुछ इंपॉर्टेंस है स्पेसिफिकली, जिसके कारण एनसीईआरटी उसको फोकस करता है, इसलिए हम उसको देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वुड बी पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। पैस्टोरल कौन से लोग होते हैं, याद है आपने बखरवाल सुना होगा, है बखरवाल, गुज्जर्स, है ना। तो ये लोग जो थे ये डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, और ये एनिमल्स को फिर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का उसके बाद उनके सीजन्स के ऊपर वो डिपेंड करता था। क्लाइमेट के हिसाब से वो गर्मियों में थोड़ा ऊपर चले गए, फिर जैसे ही ठंड पड़ी वहां पे बर्फ वगैरह हो गए तो नीचे आ जाते हैं, राइट। तो दीज आर पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, कि किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। फिर कॉलोनियल रूल एंड इनका फिर इस तरीके से अफेक्ट होता है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म का तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उनको जो है ना आपको कंट्रोल करना है, राइट। अब वो कंट्रोल करना है, ये यहाँ पे इनका काम है, और ये नोमैड्स का तो सबसे इंट्रिंसिक पार्ट ये है कि वो एक जगह ठहर के रहते ही नहीं है, वो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाते हैं अपने, ऑफ कोर्स अपने मतलब जो है एनिमल्स को लेकर के, उनके हिसाब से, उनके ग्रेजिंग ग्राउंड के हिसाब से। तो ये पूरा जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इंटरप्ले दिखता है विथ रिस्पेक्ट टू पावर रिलेशंस की, और कैसे जो है ना कॉलोनियलिज्म इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उतना ज्यादा जो है आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके का यहाँ एक इनको रिएक्शंस देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स उसी में से एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे इन अफ्रीका, कि वहां पे ऐसा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेम्पोरेरी इंडिया, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी वाले पार्ट से रिलेट करेगा। तो इसमें हम लोग लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबर्स, एक जनरल आइडिया लेंगे इस सारे के पूरे के, हम अपने जो है ना एरिया का, हमारे अपने कंट्री के बारे में, बेसिक जो है एक एक्सपेंस किस तरह का है, आसपास की कौन सी कंट्रीज हैं, कौन से उनके कैपिटल्स हैं, बेसिक जो है उनके साथ हमारे जो है ज्योग्राफिकल लिंकेजेस क्या क्या हैं। जैसे हिमालय है तो नेपाल से भी गुजर रहा है, भूटान से भी गुजर रहा है, ऊपर में चाइना से भी उसका टच हो रहा है, राइट। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ये वाला पार्ट होपफुली हम लेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपको इतने अच्छे तरीके से जो है इसको करवा दें, सो दैट मतलब आप एक बार उस क्लास के बाद और एक बार उसने अगर आपको नोट्स बना पाते हैं तो उसके बाद आपको दूसरा किसी भी इस तरह के एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट उस एक क्लास के अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
राइट। हम कोशिश यही करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप सिर्फ एक एग्जाम सिर्फ AWES तो दीजिएगा नहीं, आप सीटेट के लिए भी तैयारी करते होंगे, आप और दूसरे इस तरह के टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो भी आप इस कोर्स के लिए पढ़िएगा ये आपको हर एक अलग अलग कोर्सेज के लिए काम आएगा। जितना इसका सिलेबस है, एंड इट इज वन ऑफ द टफर सिलेबस अमंग द डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो जितना जो है इसका सिलेबस होगा वो आपको सारे के लिए कवर हो जाएगा। आपको उसके आगे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा मेरा ये पार्ट शायद रह गया है। पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फीचर्स, इसमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, ये सब इसमें आ गया, है ना। फिर उसके बाद डेजर्ट्स, है ना, और आइलैंड्स, ठीक है। अभी देखिए ड्रेनेज, राइट, इसमें हम लोग बेसिक जो है इसका थ्योरी, तो बेसिकली कंसेप्ट्स, एंड देन द डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, जैसे कौन कौन से हैं, तो आपको हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, एंड देन लेक्स, राइट। ये तीन तरह के हम लोग इसको ड्रेनेज सिस्टम्स को देखें। इसमें जो मेजर हैं वो हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि उसके बाद जो है लेक्स आर अ डिफरेंट फिजियोग्राफिकल फीचर ऑल टुगेदर, राइट। तो और इसमें क्या होगा, फिर आपको जो है ना कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अष्टमुड़ी लेक, लोकतक लेक, तो ये कहाँ पे है, उससे जुड़ी हुई क्या चीज है। जैसे लोकतक लेक लेते हैं तो ये मणिपुर में। अब उसके अगर आपको ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट्स उसमें जोड़िए, तो पहली चीज जो वहां पे आएगी वो आएगी कि वहां पे क्या ऐसा मिलता है, वो क्या वहां की ज्योग्राफी में ऐसा है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो आपको आएगा कि अरे इट्स अ, वहां पे फ्लोटिंग वेजिटेशंस मिलते हैं जिसका नाम है फुमड़ीज, है ना, फुमड़ी। और वहां पे एक आपको सांगाई डियर नाम का एक जानवर मिलता है, जो कि वहां पे एक जगह एक फुमड़ी से दूसरी फुमड़ी में कूदता हुआ आपको दिखेगा, इसीलिए उसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। ओके, तो ये जो है ना कुछ कुछ तरीके का, इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर ड्रेनेज पैटर्न वाइज देखिएगा तो लोकतक लेक जो है ना वो, उसमें चारों तरफ से माउंटेन्स हैं और वो बीच में उसका जो है ना पानी है, ठीक है, सारी तरफ से स्ट्रीम्स आकर के उसमें जोड़ रही है। तो इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। अब यही सारी चीजें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किसी भी तरीके से फिर उसमें क्वेश्चन आए। और देखा आपने शुरू किया क्या चाहिए कहाँ पे, ठीक है, ये से फॉर एग्जाम्पल कौन से स्टेट में, उसके बाद आप गए कि वहां पे कौन किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, उसके बाद आप गए कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वहां का जो है आपको एनिमल आपको पता होना चाहिए। फिर आप उससे भी एक लेवल आगे गए कि ये ड्रेनेज पैटर्न किस तरह का है, कि ये लेक बना कैसे, ठीक है। इसी तरह का आपको एक पूरा का पूरा हर एक टॉपिक को लेकर के आपको एक देखने के लिए मिलता है, अलग अलग क्वेश्चन जो बन सकते हैं। हम लोग वो सब कोशिश करेंगे कि बेसिकली कि आपका कवर हो जाए इसमें, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ रिवर्स एंड रिवर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में अगेन थ्योरी, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल, राइट। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। अब लैटिट्यूड क्या हुआ, दो तरह के जो है आपको इमेजिनरी लाइंस हैं, तो जो पैरेलल चलते हैं इक्वेटर के वो लैटिट्यूड्स हैं, और जो फिर पोल्स टू पोल्स हैं वो है लॉन्गिट्यूड्स। तो इसमें जो है इंडिया के क्लाइमेट में लैटिट्यूड का क्या है, जैसे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सुने होंगे, वो लैटिट्यूड है, राइट। एल्टीट्यूड कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं उस तरीके से आपका किस तरीके से क्लाइमेट बदलता है। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी को डर वर तो नहीं लगता इस तरह के जो है ना हैवी कोई ऐसा टर्म आने से जो कि याद नहीं आता है या फिर एकदम स्ट्राइक नहीं करे। प्रेशर हम लोग इतने अच्छे से देख लेंगे कि आपको कुछ मतलब इसमें जो है ना कोई डाउट ही नहीं रहेगा, एक बार में आपको एक क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब बढ़ेगा कब घटेगा, कब गर्म होने से क्या होता है, ठंडी होने से क्या, ठीक है। और इतना सिंपल है कि आप एक बार सुन लीजिएगा या एक बार समझ लीजिएगा, उसका दोबारा आप भूलिएगा ही नहीं। आप ये तो छोड़िए कि जाकर के आर्मी स्कूल के बच्चों को आप क्या पढ़े, आप 10 साल 20 साल बाद भी जो है ना, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो, बट ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आपको जो है ना 20 साल बाद भी अपने जो है ना किसी भाई बहन या किसी को अगर बताना होगा तो उतने अच्छे से बता पाइएगा। आई एम लाइक गारंटीइंग यू दिस, इतने अच्छे से आपको ये चीज समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद
सीजन्स, ठीक है, एंड देन रिट्रीटिंग और जो है ना मॉनसून। इसमें आपको अलग अलग जो है सीजन्स आते हैं, मॉनसून आता है, मॉनसून विंड्स किस तरीके से चेंज होता है, ये सब हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। देखिए इंडिया में अलग अलग तरह के आपको रीजन्स मिलते हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं पे कोस्ट है, कोस्टल प्लेन्स है, कहीं प्लेटू रीजन है, कहीं हिमालय। द वन थिंग दैट इज कनेक्टिंग ऑल ऑफ इंडिया इज दिस मॉनसून। तो इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो है ना पूरा एक जो चलता है ये इसका जो एक कोर्स होता है उसके कारण आपको क्या जो है कॉन्सिक्वेंस होता हुआ दिखता है, स्पेसिफिकली एज ए यूनिफाइंग फीचर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट, और स्पेसिफिकली इंडिया एज अ होल। ठीक है, फिर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये तो सिंपल सी चीज है कि कहाँ पे किस किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उन फॉरेस्ट उन जगहों पे किस तरह के वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। देन देयर वुड बी पॉपुलेशन, उसमें फिर साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ठीक है, ये सब हम लोग इसमें देख लेंगे। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, उतना ही हम लोग कवर करेंगे कि जितना आपके एग्जाम के लिए काम हो। ज्यादा इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि भाई बहुत ज्यादा फैल गए और जितना आपको जो है ना हो सकता है उतनी जरूरत ही ना। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ है, उसके कैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके चेंज और जो है ना प्रोसेसेस क्या क्या। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं पॉलिटी वाले पार्ट पे। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले हिस्ट्री देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, अब आ रहे हैं पॉलिटी पे। इसमें क्या, डेमोक्रेसी देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, जो ये जो हम लोग कहते हैं ना लोकतंत्र, इसका इंपॉर्टेंस ही क्या है, क्या ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसके लिए जो है ना इतना जो है सैक्रिफाइसेस किए हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में। इतने लोगों ने जो है जान अपनी जो है ना गंवाने के लिए तैयार थे कि भाई जो है हमारे यहाँ पे गणतंत्र रह पाए। इनफैक्ट जब इमरजेंसी लगा तो अगेन पूरी की पूरी सोसाइटी खड़ी हो गई कि भाई नहीं, इसे बचाना है। तो क्यों डेमोक्रेसी, एंड देन ब्रॉडर मीनिंग, इससे एक बड़ी रूप में व्यापक तरीके से आप इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, देन विल कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें हम लोग साउथ अफ्रीका, ठीक है, वहां के एक तरीके से जो है थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे। देन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, देन मेकिंग, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना व्हेन इट वाज कंप्लीटेड, it turned out to be the largest constitution, yeah, longest written constitution in the world, and we were influenced by, and of course we took up influences from all the major constitutions of the world, कि जहां से भी जो भी हमें अच्छा मिल रहा था हम सब लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हम लोग इसमें एक थोड़ा सा देख लेंगे कि कहां से हम लोगों ने किन किन पार्ट्स को लिया है और वो इंपॉर्टेंटली किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको डीपीएसपी में इंट्रेंस्ड है, बट इसके अलावा भी फंडामेंटल राइट्स में भी है इस समय। तो गाइडिंग वैल्यू, उसके बाद आएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें इलेक्शंस, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, एंड इसमें जो है इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हैं इसको भी ध्यान देंगे। देन देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो उसमें हम लोग पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट्स, तो उसमें हम लोग राइट्स के थोड़ा सा अच्छे से इसको देखेंगे कि व्हाट आर दीज राइट्स, इसमें ये डेमोक्रेसी में ये राइट्स कैसे काम करते हैं। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन राइट्स के बारे में बातचीत की गई है, कौन से हमारे यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो इनके बीच के डिफरेंशिएशन क्या क्या है, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्सपैंडिंग दीज राइट्स। क्योंकि आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने XYZ जो है जजमेंट दिया, उसके बाद ये अब से फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी, है ना, तो इस तरीके से जब इस तरह का कुछ एक्सपेंशन होता है हमारे यहाँ राइट्स में, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। ओके, इसमें पालमपुर एक विलेज है, उसकी कहानी के थ्रू हम क्या क्या समझेंगे कि हम एक, पहले तो एक इकोनॉमी को समझेंगे कि इकोनॉमी होता क्या है, वो एक सिस्टम जो है कैसे चलता है, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन, फार्मिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। जैसे आपने जो है उसको अनाज को
बोया और उसके जो है ना फिर आपने उसको काट लिया। उसके बाद क्या होगा, वहां से आप मंडी तो लेके जाइएगा, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मंडी में ले जाकर के आप उसको बेच रहे हैं, तो ये सब जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज, राइट। या फिर आपने जो अनाज उसको निकाला, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल कोई क्रॉप है, फल, उसका आपने जैम बना, तो वो फूड प्रोसेसिंग हुआ, अगेन इट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिसके कारण जो है आपका इकोनॉमी एक तरीके से ना प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जा पाता। फिर पीपल एज रिसोर्सेस, ठीक है, अलग अलग जो है एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड वुमेन, लोग, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं। तो पहले ना हमारे जो है पॉपुलेशन को बर्डन समझा जाता था, इनफैक्ट इसी कारण से हम लोगों ने जो है 60-70s के टाइम में इनफैक्ट जो है बहुत मेजर इस पे जो है लोगों को डर रहता था कि भाई एक टाइम के बाद इस तरह का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैसे जो है इस चीज को संभालेंगे। ये कहते हैं ना एक माल्थुसियन वे ऑफ थिंकिंग था। आई होप अगर किसी को याद होगा ये नाम, जिसमें ये कहा जाता था कि भाई लोगों का अगर जो है ना पॉपुलेशन हमारी रिसोर्सेज से ज्यादा एक्सपैंड हो गया, तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब जो है ना सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। तो हम अब क्या देखते हैं लास्ट स्पेशली 40-50 ईयर्स में, इट हैज टर्न्ड ऑन इट्स हेड, कि पीपल फ्रॉम देयर बीइंग अ बर्डन हैव बिकम रिसोर्सेज। एंड अब हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, राइट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की, ये सब की, कि भाई कहाँ यहाँ पे अगर इतने लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, तो उससे सोसाइटी कितनी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। फिर क्वालिटी, यही होता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इज पोवर्टी। पोवर्टी में हम लोग अलग अलग जो है केसेस देखेंगे इसमें। उसके बाद अलग अलग सोशल साइंटिस्ट ने इसको कैसे देखा है, उनको देखा जाएगा, इसके एस्टिमेट्स कैसे किए जाते हैं, विच आर द वल्नरेबल ग्रुप्स विथ रिस्पेक्ट टू पोवर्टी, ठीक है। देन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, कि बिहार का पोवर्टी और से फॉर एग्जांपल केरला का पोवर्टी, उसके बीच की जो अलग अलग जो है डिफरेंशिएशन हम समझेंगे। ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो, दुनिया में कैसा है सीन, है ना, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से इसका जो है आपको एक डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। देन व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द एंटी पोवर्टी मेजर्स जो कि हम लोग ले सकते हैं या ले रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स चैलेंजेस, ठीक है। देन फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के केस में क्या क्या, व्हाट इज इट, व्हाई, क्यों होता है, ठीक है। देन व्हाट आर द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब वो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग इस चीज को जाकर के थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ओके। देन हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा, एक मिनट, लेट मी मिनट हियर, है ना, हाँ, तो इसमें जो है फिर बफर स्टॉक, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स, याद है पीडीएस, है ना, राशन शॉप्स। उसके बाद करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस सिस्टम्स, कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ, आज इसका कैसा चल रहा है, कौन सी चीजें जो हैं इसमें बेहतर हो रही हैं, कहाँ पे कुछ डिफिशियंसीज अगर हैं तो किस तरह की हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। फाइनली रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। आपको पता है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड ये रिसेंट का भी है, तो ये सब भी हम लोग इसको देखेंगे, देखते हुए चलेंगे। देन नेक्स्ट वुड बी क्या, अगेन अब हम लोग आते हैं इवेंट्स एंड प्रोसेसेस पे, तो दिस वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री पोर्शन। इसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे, तो अब उससे जो निकला क्या, द आइडिया ऑफ द नेशन, द आइडिया ऑफ द नेशन, एंड उससे फिर क्या निकलता है, जो आपको नेशनलिज्म का एक पूरा का पूरा जो एक कंसेप्शन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। किस सेंस में, कि आपको जर्मनी और इटली में उससे पहले जो थे ना, दीज वेयर ज्योग्राफिकल और एम्पिरिकल बाउंड्रीज, कि भाई ये अंपायर का इतना, ये जो है ना, ये ब्रिटिश अंपायर, ये फ्रेंच अंपायर, ये XYZ ऐसे, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर। यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक
ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके बोलते हैं कि भाई वी आर अ नेशन ऑफ जर्मनी, वी आर ए नेशन ऑफ इटली। एंड ये जो नेशनहुड का जो पूरा का पूरा एक कंसेप्शन है, विजुअलाइजेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स उसका फिर कनेक्शन इंपीरियलिज्म के साथ, क्योंकि जैसे ही ये नए नए नेशनहुड बनते हैं उसी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है क्या कि जो ये इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट आपको उसके साथ लिंक हो जाते हैं इमीडिएटली। एंड हैविंग एन एम्पायर बिकम्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। कल तक आपने इस चीज के लिए जो है ना अस्मिता ये थी आपकी कि अच्छा हम जो है ना सब साथ में मिलकर जर्मनिक पीपल हैं और हम जर्मन नेशन बना रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, क्योंकि वी हैव अफ्रीका में ये इतने कॉलोनी हमारे और हम कितने जो है ना बड़े वो हैं, हमारे कितने बड़े 30 मार खां हैं, ये जो है आपके नेशनहुड का जो आइडेंटिटी है वो इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट के साथ कैसे जो है ऐड हो जाता है। फिर इंडिया में तो उसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड उसके टाइम के बाद जो है ना आपको खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलते हैं। फिर उसी में अलग अलग जो स्ट्रैंड्स हैं कि जो अलग अलग तरह के जो लोग हैं जो इसमें भी जो बातचीत कर रहे थे उनका जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे और लोग क्या सोचते थे। क्या सब लोग जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके से सोच रहे थे क्या? एक तरीका गांधी जी का, लेकिन और भी जो है तरीके थे जिसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट वुड बी सिविल डिसोबीडियंस। ये कब होता है? सीडीएम कब होता है आपको याद है? सीडीएम का सीडीएम होता है 1930s में। तो सीडीएम हम लोग देखेंगे और उसका जो है ना एक कलेक्टिव जो सेंस आता है उससे कि बहुत सारी चीजें आप जैसे सॉल्ट मार्च हुआ, राइट? तो सॉल्ट मार्च हुआ, दांडी मार्च जिसको जिस नाम से आप जानते हैं, तो उसमें जिस तरह के जो आइडियाज निकल के आते हैं वो फिर हम लोग इसमें देखेंगे एंड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल वर्ल्ड का कैसे जो है बनने में, तो उसमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड, देन 19th सेंचुरी के जो डेवलपमेंट्स, द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर कौन से हुए? तो 1919 से लेकर के 1939 तक, तो ये 20 साल के बीच का जो है इंटर वॉर, राइट? एंड देन द रीबिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द पोस्ट वॉर एरा, इसमें मार्शल प्लान ये सब देखा जाएगा, ठीक है? देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके बाद स्टीम पावर, राइट? उसके बाद कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज, ये अलग अलग इनके पोर्शंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इसमें जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू आप आज की भी दुनिया को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनी विच वे, लाइक ये सब ऐसी चीजें हैं कि आपको हर जगह ही ये सब पूछे जाते हैं। देन व्हाट आर द पिक्यूलियरिटीज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट था एंड इट इज कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड ऑफ कोर्स देन द नेक्स्ट इज मार्केट फॉर गुड्स, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रिंट कल्चर, इसमें फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, फिर यूरोप को लेकर के उसके डेवलपमेंट्स, द प्रिंट रिवॉल्यूशन और उसका इम्पैक्ट, ठीक है? ये पूरा इस टॉपिक का पार्ट है। इसके बाद रीडिंग मेनिया कि कैसे जो है ना लोगों में पढ़ने का एक ललक जगता है, क्योंकि उससे पहले बुक्स वर नॉट अवेलेबल, राइट? आज आपके पास इतना अलग अलग तरह का है कि आप लिटरली अगर फुटपाथ पे भी चले जाइए बहुत सारी जगहों पे तो आपको 50 रुपए में 100 रुपए में किताबें मिलती हैं। दिल्ली में एक दरियागंज मार्केट है, वहां पे आपको किलो के भाव किताबें मिलती हैं। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे, ये तो छोड़ दीजिए कि बुक्स की अवेलेबिलिटी, लिटरली देयर वर नो एवेन्यूज टू रीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? लिखने वाले लोग जो थे वो भी कम थे और उसको छापने वाले तो उससे भी कम थे, ठीक है? तो द रीडिंग मेनिया, द 19th सेंचुरी एंड ऑफ कोर्स इंडिया कैसे इसमें आता है और उससे जो है ना जो डेवलपमेंट्स जुड़ते हैं। देन रिलीजियस रिफॉर्म्स, फिर नए नए जो पब्लिकेशंस आते हैं एंड फाइनली सेंसरशिप।
जहां पे इस तरह का कोई मीडियम होगा जो इतनी बड़ी तरीके से उसको इफेक्ट करेगा दुनिया को, तो वहां पे फिर उसको कंट्रोल के भी वो आते हैं चीजें। देन अगेन फिर अब आएंगे ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट, उसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कंसेप्ट, उसके बाद डेवलप कैसे किया जाता है, रिसोर्स प्लानिंग, फिर लैंड रिसोर्स, उसका यूटिलाइजेशन, कैसे उनका यूज होता है, यूज पैटर्न, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। अगेन उसमें सॉइल को ऑफकोर्स ज्यादा अच्छे तरीके से देख लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग बस एक गो थ्रू हो रहे हैं जस्ट सो दैट कि आपको एक नॉलेज मिल जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपका ये सिलेबस में क्या क्या कवर हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक ये भी हो जाएगा ना कि जैसे ही आपने एक पूरा का पूरा सिलेबस का एक वाइडर व्यू ले लिया, तो आपको पता होगा कि आपके अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसको एक एक को पिकअप करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे, दोनों की, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड व्हाट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स कम्युनिटी का रोल इन द कंजर्वेशन। नेक्स्ट वुड बी वाटर, जिसमें वाटर स्केर्सिटी, राइट, उसके बाद मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी एग्रीकल्चर, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, जैसे प्रिमिटिव, इंटेंसिव। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें फिर जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, और फिर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसका आपको बेसिकली पार्ट है। नेक्स्ट वुड बी मिनरल्स, इसमें व्हाट इज अ मिनरल, फिर कहां कहां पे आपको मिलते हैं, तो अकरेंस, नॉन फेरस, राइट, फेरस, ये सब मतलब आयरन बेस्ड एंड नॉन आयरन बेस्ड मिनरल्स, है ना। तो जिसमें आयरन बेस्ड आता है उससे कौन सी इंडस्ट्री निकल के आती है, इट इज कॉल्ड आयरन स्टील इंडस्ट्री। एंड नॉन फेरस से फिर दूसरी जो बेसिकली सारे जो है नॉन आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज आएंगी, इसमें बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये सब सारा जो है ना, कॉपर वॉपर सब इसमें आ जाता है। ठीक है, देन कंजर्वेशन, ऑफ कोर्स उसके बाद क्या होगा, एनर्जी एंड जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इसी में आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन फाइनली एनर्जी रिसोर्स का कंजर्वेशन हम लोग इसमें देखें। लास्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एंड देन ऑफ कोर्स पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये सारा एक एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेंड ऑल द क्लासेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक गुड नोट्स फ्रॉम इट। इतना अच्छे से कर लीजिए कि लिटरली आपको जो है ना इन टॉपिक्स को दोबारा उसको किसी और जगह से करने का जरूरत ही नहीं पड़े, सारा जो है इसी में क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स देन आएगा अलग अलग जो है ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, सी पोर्ट्स, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड लास्टली टूरिज्म। ठीक है, ये सब अलग अलग जो है आपके इसमें लाइफ लाइन्स हैं, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉलिटिकल साइंस का फिर सेकेंड पार्ट, इसमें पावर शेयरिंग, इसमें हम लोग बेल्जियम एंड श्रीलंका का एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेजॉरिटेरियनिज्म, ये कहाँ पे, श्रीलंका के केस में, बट मेजॉरिटेरियनिज्म एज ए कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, फिर एकोमोडेशन, ठीक है, एंड देन पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब इसी से क्या निकलेगा, फेडरलिज्म, क्योंकि एक तरीके से तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर शेयर हो रहा है उसी को तो कहते हैं ना, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से ही फेडरलिज्म निकलेगा। व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया में जो प्रियम्बल, किसी को याद है आप लोगों में, प्रियम्बल का पहला जो लाइन है वो है क्या, पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो हम बना रहे हैं इस चीज को। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इंडिया किस तरह का है, तो इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कह रहा है, और प्रियम्बल में हम जो है बना रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। तो ये सब जो टर्म्स है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना है
और इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है कि अच्छा कि जो कह तो रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट ये फिर फेडरल कंट्री कैसे होगी? एक यूनियन वाला जो है ना, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स एक फेडरल कंट्री कैसे बनता है? ठीक है, उसके बाद हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड ना, एंड देन ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आपको पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इसमें आपको पब्लिक एंड प्राइवेट का डिवीजन, वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद रिलीजन एंड उसके उससे जुड़ी हुई जो फिर टॉपिक्स हैं जैसे कम्युनलिज्म है ना, ये सब आएगा। एंड देन कोर्स कास्ट दैट इज वेरी मच सेलिएंट इन आवर पॉलिटिक्स इन टुडेज डे एंड एज, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है ना। तो ये तीन चीजें जो है आपको इसमें जेंडर एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों इनकी जरूरत है, क्या इनका काम है ना। फिर हाउ मेनी, जैसे आप जानते होंगे कि देर आर मेनी पार्टीज जिसको हम लोग बहुत प्रोमिनेंट समझते हैं, बट दे आर स्टेट पार्टीज। कुछ हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, क्योंकि हो सकता है उनका इंपॉर्टेंस आपको मतलब जनरल सेंस में आज कहा जाए कि से फॉर एग्जांपल कि डीएमके जो कि तमिलनाडु में उनकी गवर्नमेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। क्योंकि वो एक बड़े स्टेट को होल्ड करती है, या फिर वेस्ट बंगाल में से फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस, राइट। दूसरी तरफ सेंटर में कांग्रेस और बीजेपी है ना। तो इस तरह का, ये समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश, तो इस तरह के जो पार्टीज हैं इनके बीच के डिफरेंशिएशंस को समझ लेंगे बेसिकली, राइट। फिर कितने होने चाहिए नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स जो है कि भाई रिफॉर्मेशन की तो जरूरत है, बट वो क्या चीज है क्या और कैसे कर सकते हैं, तो हाउ कैन दे बी रिफॉर्म। नेक्स्ट वुड बी आउटकम्स, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उनको एसेस करते हैं, कैसे उनको अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या लिंकेज है जो है डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अभी तक हम लोग जो ऊपर में देख चुके हैं, अब देखिए ये सारे चीज आपका डेमोक्रेसी के साथ लिंक्ड हो रहा है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, दे आर इंटरकनेक्टेड, इसको अलग अलग आपको समझ ही नहीं सकते। जो भी आप हिस्ट्री में पढ़िएगा उसका आपको असर देखने के लिए मिलेगा, से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक असर देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स में, राइट। और ये इकोनॉमिक्स का जो एक असर है, या फिर इकोनॉमिक्स पे जो असर है, वो आपको फिर ज्योग्राफी का भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सोशल डाइवर्सिटी, एंड फाइनली डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो अब लास्ट पार्ट है कि इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोग डेवलपमेंट को देख लिए। उसमें अलग अलग लोग जो है, अलग अलग पीपल के हिसाब से अलग अलग गोल्स को हम देखेंगे, इनकम देखेंगे, इसमें नेशनल डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद हाउ डिफरेंट कंट्रीज कंपेयर विथ ईच अदर, फिर इनकम एंड इट्स क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, एंड व्हाट डज पब्लिक मीन हियर, राइट। एंड देन फाइनली सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये इसका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर, राइट, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शरी में आपको कौन से सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद इनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है या अनऑर्गेनाइज्ड कौन कैसे कैसे काम करते हैं। फिर ओनरशिप वाइज क्या होता है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये भी देख लेंगे। फिर मनी एंड क्रेडिट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, है ना। अब जैसे एक टाइम में सिर्फ सिक्के होते थे, अब नोट्स आए, उसके बाद फिर अब चेकबुक्स आए, ये अलग अलग जो फॉर्म्स। फिर लोन्स ऑफ कोर्स, है ना। आज के टाइम में लोन इज सच अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, इनफैक्ट पूरी दुनिया ही जो है ना लोन्स के हिसाब के उस पर चलती है, कंट्रीज तक ना उन्हें भी लोन लेना पड़ता है। ठीक है, लोन्स, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, राइट, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ये सारा आपका टॉपिक रहेगा। उसके बाद अब आएंगे हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे, इसमें अलग अलग कंट्रीज में कैसे काम किया है, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, फिर फॉरेन ट्रेड, देन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। कि भाई ठीक है, नाम ये तो टर्म तो बहुत कब से सुने आ रहे हैं,
बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली, व्हाट डज इट इंटेल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट जो है ना उससे पहले की जो डेवलपमेंट्स थे उससे कैसे अलग, ठीक है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, और उसमें ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इम्पैक्ट एंड देन स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन। फाइनली कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स को हम लोग देख लेंगे एंड दैट विल एंड द टॉपिक। आई होप ये एक आइडिया आपको लग गया होगा इस एग्जाम के बारे में कि भाई व्हाट इज दिस एग्जाम अबाउट एंड एग्जैक्टली व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई, तो इसमें तो आपको एकदम सोचना ही नहीं है कि कोई अलग अलग तरीके से वो है। हाँ ये जरूर है कि अलग अलग होता ये है कि हमारा ही जो है ना कुछ ज्यादा अच्छा हमारा होता है, कुछ थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन हम कोशिश ऐसे करेंगे कि आपका जो है ना जो भी आपके नंबर ऑफ क्लासेस मिले आपको जितने में, उसमें आपको इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ आपका कवर हो जाए ना कि फिर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा अरे ये मेरा छूट गया या फिर इसमें मेरा कमजोर हो गया। एग्जाम के लिए तो आपको 50% लाना है एंड अबव, ठीक है। बट हम आपको मतलब हम लोग पढ़ाई ऐसे करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि आपका एक क्वेश्चन भी हो सके तो ना छूटे या कहीं पे जो है ना मिस ना, ठीक है। चाहे वो किसी भी उससे बिलोंग करता हो, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपको इकोनॉमिक्स हो या आपको ज्योग्राफी हो, ठीक है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंस। आई होप इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। आई होप आपको जो है चीजें क्लियर हुई होंगी इस एग्जाम के बारे में अच्छे से ना। कोई भी एग्जाम को, सब एग्जाम के साथ कुछ ना कुछ जो है चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं, ग्रे में रहता है। ऐसा तो है नहीं कि इस एग्जाम के लिए जो आप तैयारी अब करेंगे तो उसका आपको दूसरे में फायदा नहीं होगा, सब कुछ हो। और इसमें अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया और आपको जॉब मिल जाता है, आई एम टेलिंग यू लाइक आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड वहाँ पे जो लोग जिस तरीके से काम करते हैं, एक तो इंडिया भर के लोग आपको एक जगह मिलते हैं। आर्मी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पे जो आपको एक क्लास ऑफ पीपल मिलेंगे वो थोड़े से आपको डिफरेंट टाइप के मिलते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपका एक्सपोजर एक बड़ा होगा, आपका जो सर्कल होगा वो काफी अलग होगा, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेल पेइंग जॉब, है ना। उस पर फोकस करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग साथ में, इतना बढ़िया से है कि भाई एकदम क्लियर हो जाए। अरे मतलब जो है ना एकदम जॉब लेके रहेंगे कि भाई हाँ, जो इसका प्रोसेसेस है, जो उसमें जो डिफिकल्टीज हैं वो हम लोग साथ में उसको जो है ना डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी जहाँ पे हम लोग हेल्प एक दूसरे का कर सकते हैं, हम एकदम आपके करने के लिए तैयार हैं। और इनफैक्ट हम ही नहीं, मतलब ये तो हमारी पर्सनल कमिटमेंट है, बट दृष्टि एज एन इंस्टीट्यूशन आपको पता ही होगा ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन स्पेशली फॉर देयर स्टूडेंट्स। और जैसे एक मैम जो आपको पढ़ाएंगी, उनके आपको पहली क्लास में ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाउ हेल्पफुल शी इज एंड हाउ मच रिस्पॉन्सिव शी इज टू योर कंसर्न्स, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हो जाएगा आपका। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। मतलब जितना भी आपका जो ये कोर्स है ना, इसके कोर्स के खत्म होते होते ये इसमें से तो कोई एक सिंगल टॉपिक ही आपका नहीं बचेगा जिसमें आपको कोई भी डाउट रहे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टाइम के लिए, एंड इस कोर्स के शुरू होने के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्जाम्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच और ख्याल रखिएगा।